नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज़ नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन एयरफोर्स के नए स्टेल्थ ड्रोन प्रोग्राम की तरफ से है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एचएएल की तरफ से प्रपोज किए गए एक स्टेल्थी हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस यानी कि हेल यूएवी प्रोजेक्ट को अभी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अप्रूवल मिलने की उम्मीद किया जा रहा है। ये प्लेटफॉर्म भारत के इंडिजिनस ड्रोन कैपेबिलिटी के लिए एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन होने की उम्मीद किया जा रहा है। अभी इसे इस तरह से डिजाइन किया जा रहा है कि ये प्लेटफॉर्म हाई एल्टीट्यूड पर लंबे समय तक ऑपरेट करने की क्षमता रखने वाला है। इसमें एक टर्बोजेट इंजन का भी इस्तेमाल किया जाने वाला है। प्राइमरीली इस यूएवी का मेन रोल सर्वेलेंस और रिकॉनेंस होने वाला है, लेकिन इंडियन एयरफोर्स इसका एक एडवांस वर्जन भी डिमांड कर रहा है, जिसमें कॉम्बैट कैपेबिलिटी भी इंक्लूड किया जा सकता है। और इससे प्लेटफॉर्म को एक स्टेल्थ यूसीवी के वर्जन में डेवलप करने का उम्मीद किया जा रहा है, जिसमें इंटरनल वेपन स्टेशन मौजूद होने वाला है और इसमें एस-सेफ्ट एग्जॉस्ट सिस्टम का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे रडार और इन्फ्रारेड सिग्नेचर दोनों काफी हद तक रिड्यूस हो जाएंगे, जिस वजह से इंडियन एयरफोर्स इस प्लेटफॉर्म को कंटेस्टेड एयरस्पेस में भी आसानी से डिप्लॉय कर पाएगा। अभी जिस हेल कैटेगरी के ड्रोन को एचएएल की तरफ से आईडीए की तरफ से डेवलप करने का प्लान किया जा रहा है, उसमें MQ-20 एवेंजर ड्रोन से काफी इंस्पिरेशन लिया गया, जो कि एक प्रूवन अमेरिकन स्टेल्थ यूसीवी है। एचएएल की तरफ से कहा जा रहा है कि प्रोजेक्ट अप्रूव होने के बाद 5 साल के अंदर ही प्रोटोटाइप को तैयार कर दिया जाएगा और उसके बाद 4 से 5 साल के अंदर टेस्टिंग और ट्रायल को कंप्लीट किया जाएगा, जिसके बाद ये प्रोडक्शन के लिए तैयार हो जाएगा। यानी कि अगर इस प्रोजेक्ट को अभी अप्रूवल मिल जाता है तो आने वाले 9 से 10 साल में इसको इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट करने का प्लान किया जा सकता है। कुल मिलाकर ये हेल यूएवी और इसका स्टेल्थ यूसीवी वेरिएंट दोनों भारत की सर्वेलेंस और प्रिसिजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी को एक नए लेवल पर ले जा सकते हैं। और ये प्रोजेक्ट सिर्फ इंडियन एयरफोर्स के लिए ही नहीं, बल्कि देश की ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के लिए भी एक स्ट्रेटेजिक टर्निंग पॉइंट बन सकता है। अगला अपडेट भारत की आकाश एयर डिफेंस सिस्टम की तरफ से है। रिसेंटली भारत और पाकिस्तान के बीच हुई कॉन्फ्लिक्ट में आकाश एयर डिफेंस सिस्टम की तरफ से पाकिस्तानी ड्रोन्स और रॉकेट के खिलाफ बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया गया था। इसको देखने के बाद अभी पता चला कि डीआरडीओ की तरफ से अभी आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को और भी बेहतर बनाने का फैसला किया जा रहा है। अभी सुनने को मिला कि डीआरडीओ की तरफ से अभी एक नए propulsion फ्यूल सिस्टम पर काम किया जा रहा है, जिसे अभी आकाश एयर डिफेंस सिस्टम की एग्जिस्टिंग propulsion सिस्टम को रिप्लेस करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और ऐसा होने से आकाश सर्फेस्टर मिसाइल सिस्टम की रेंज और परफॉर्मेंस दोनों इंप्रूव होने की उम्मीद किया जा रहा है, लेकिन इसमें एग्जिस्टिंग मिसाइल के डिजाइन में कोई भी बदलाव करने की या चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। बस एग्जिस्टिंग फ्यूल को नए propulsion फ्यूल से रिप्लेस करने का प्लान किया जा रहा है। अब जैसे कि आपको पता होगा, आकाश मिसाइल में एक रैमजेट सस्टेनर मोटर का इस्तेमाल किया जाता है, जो इसे फ्लाइट के दौरान कंटिन्यूस थ्रस्ट को प्रोवाइड करता है। तो डीआरडीओ की तरफ से अभी जिस नए जनरेशन की propulsion फ्यूल का टेस्ट किया जा रहा है, जो कि ज्यादा थ्रस्ट और बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी को प्रोवाइड करने वाला है, जिस वजह से आकाश की स्पीड और मैन्युवरेबिलिटी दोनों इंप्रूव होने की उम्मीद किया जा रहा है। सोर्सेज के हिसाब से नए फ्यूल फॉर्मुलेशन को इस तरह से डिजाइन किया जा रहा है कि वो सीमलेसली एग्जिस्टिंग आकाश मिसाइल में इंटीग्रेट किए जा सकेंगे। इस अप्रोच से डेवलपमेंट टाइम और कॉस्ट दोनों ही बचने वाला है और मिसाइल्स को बिना बड़े हार्डवेयर चेंजेस किए अपग्रेड किया जा सकता है। और डीआरडीओ का कहना है कि ऐसा करने से आकाश की इंटरसेप्शन रेंज और रिस्पॉन्स कैपेबिलिटी काफी ज्यादा बेहतर होने की उम्मीद आप कर सकते हैं। अगला अपडेट इंडियन नेवी के एक बहुत ही क्रिटिकल और काफी टाइम से पेंडिंग पड़े हुए प्रपोजल के बारे में है। और अभी हम बात करने वाले हैं इंडियन नेवी की माइन काउंटर मेजर वेसल यानी कि MCMVs के इंडिजिनस कंस्ट्रक्शन प्लान के बारे में, जिसे अब दोबारा से रिवाइव किया जा रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने फाइनली डिसाइड किया कि इंडियन नेवी के लिए 12 एडवांस माइन काउंटर मेजर वेसल को बनाया जाने वाला है, जिसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट लगभग 44,000 करोड़ के आसपास होने की एस्टिमेट किया गया। जल्दी से इस प्रोक्योरमेंट प्लान को डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के सामने रखा जाने वाला है, जिसके बाद इसको लेके एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी मिलने की उम्मीद किया जा रहा है। अप्रूवल मिलते ही एक ओपन टेंडर के थ्रू रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल को इशू किया जाएगा, जिसमें इंडियन शिपयार्ड्स अपने टेक्निकल और कमर्शियल बिड को सबमिट करेंगे। ये पूरा प्रोसेस आत्मनिर्भर भारत के अंदर किया जाने वाला है, जिसमें वॉरशिप्स के डिजाइन और कंस्ट्रक्शन इंडियन शिपयार्ड्स की मदद से भारत में किया जाने वाला है। अब अगर बात करें इन वेसल की टेक्निकल डिटेल्स की, तो हर एक माइन काउंटर मेजर वेसल का डिस्प्लेसमेंट लगभग 900 से 1000 टन के आसपास होने वाला है और इनका डिजाइन स्पेशली माइन डिटेक्शन और न्यूट्रलाइजेशन के लिए तैयार किया जाने वाला है।
इन वेसल में स्पेशली नॉन मैग्नेटिक हल का इस्तेमाल किया जाने वाला है, जिस वजह से इजीली माइन के करीब जा सकेंगे और उनको न्यूट्रलाइज कर पाएंगे। इन माइन काउंटर मेजर वेसल में हाई डेफिनेशन सोनार, एक्यूस्टिक और मैग्नेटिक स्वीप इंस्टॉल किए जाएंगे, जिससे कोस्टल और डीप सी रीजन दोनों रीजन में ऑपरेट कर पाएंगे और माइन को अच्छे तरीके से डिटेक्ट और न्यूट्रलाइज कर पाएंगे। सबसे खास बात यह भी है कि माइन डिटेक्ट होने के बाद ये वेसल उन्हें न्यूट्रलाइज करने के लिए रिमोटली ऑपरेटेड अंडर वाटर व्हीकल का इस्तेमाल करने वाला है, जिससे सेफली माइंस को न्यूट्रलाइज किया जा सकेगा और इससे क्रू की सेफ्टी भी बनी रहेगी और साथ ही ऑपरेशन भी एफिशिएंट तरीके से कंप्लीट हो पाएगा। अभी हमारे पास एक भी डेडिकेटेड माइनस्वीपर वेसल मौजूद नहीं है, जो कि इंडियन नेवी की कॉम्बैट कैपेबिलिटीज में एक बहुत बड़ा लूप होल बना हुआ है, जिस वजह से अभी इस तरीके की वेसल को इंडियन नेवी में जल्दी से जल्दी इंडक्ट करने के लिए प्रायोरिटी दिया जाने वाला है। अगला अपडेट डीआरडीओ के एक नए और काफी इंटरेस्टिंग मिसाइल प्रोजेक्ट की तरफ से है और अभी हम एक नई गन लॉन्च्ड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम के बारे में बात करने वाले हैं, जिसे अभी खास करके जोरावर टैंक के लिए डेवलप करने का प्लान किया गया। अब जैसे कि जोरावर टैंक में एक 105 mm की मेन गन का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसकी कैनन से फायर करने लायक हमारे पास कोई भी एग्जिस्टिंग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल प्लेटफॉर्म मौजूद नहीं है। इस वजह से अभी डीआरडीओ की तरफ से एक डेडिकेटेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को डेवलप करने का फैसला किया जा रहा है। फिलहाल अभी जोरावर टैंक की प्रोटोटाइप्स और इसके इनिशियल बैच में बेल्जियन मेड कॉकरेल का कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन आगे चल के इसकी फाइनल वेरिएंट्स में इंडिजिनस कैनन का इस्तेमाल किया जाने वाला है, लेकिन ये कैनन 105 mm की कैनन होने वाला है। तो अभी जिन कैनन लॉन्च्ड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को डेवलप करने का प्लान किया जा रहा है, उससे डायरेक्टली इन टैंक्स की मेन गन से इस्तेमाल किया जा सकेगा। इस तरीके की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को पहले से हमारे अर्जुन टैंक में इस्तेमाल किया जा रहा है और इन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को लॉन्च करना नॉर्मल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के मुकाबले काफी सेफ माना जाता है, क्योंकि इनको फायर करने के लिए आर्मर प्रोटेक्शन से बाहर आने की जरूरत नहीं पड़ता। टैंक के अंदर रहकर इनको फायर किया जा सकता है। अभी इस 105 mm स्टैंडर्ड की गन लॉन्च्ड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को डेवलप करने का प्लान किया जा रहा है। इसका रेंज करीब 4 से 5 किलोमीटर तक होने की बात की गई है। इसमें सेमी एक्टिव लेजर होमिंग या फिर इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर का इस्तेमाल किया जा सकता है और ये दोनों ही गाइडेंस सिस्टम पहले से डीआरडीओ के पास मौजूद है, तो इसे डेवलप करने में ज्यादा समय लगने की उम्मीद नहीं किया जा रहा है। वॉरेट के तौर पर इसमें टैंडम चार्ज हीट वॉरेट का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर को भी पेनिट्रेट करने में सक्षम होने वाला है। जोरावर टैंक पहले से ही हाई एल्टीट्यूड एरिया जैसे कि लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में ऑपरेट करने लायक डिजाइन किया गया था और अभी ये नया एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल उसके ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज को बहुत ही बड़ा बूस्ट देने जा रहा है और खास तौर पर चाइना की टाइप 15 लाइट टैंक के मुकाबले एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल काफी इफेक्टिव होने की उम्मीद किया जा रहा है। अगला अपडेट एक काफी इंटरेस्टिंग और रेयर डेवलपमेंट की तरफ से। रिसेंटली भारत और पाकिस्तान के बीच हुई कॉन्फ्लिक्ट के बाद रशियन मिलिट्री एनालिस्ट ने इंडियन एयरफोर्स को स्पेशली एयर पावर डिप्लॉयमेंट और स्ट्राइक कैपेबिलिटी के मामले में एक मॉडल केस स्टडी के रूप में हाईलाइट किया है और अभी हम बात करने वाले कि कैसे रशिया और यूक्रेन के वॉर के कॉन्टेक्स्ट में इंडियन एयरफोर्स का डॉक्ट्रिन एग्जाम्पल के रूप में सामने आ रहा है। रशिया के डिफेंस सर्कल्स में फ्रस्ट्रेशन बढ़ता जा रहा है कि यूक्रेन के एयरबेसेस और इंफ्रास्ट्रक्चर 2 से 3 साल के बाद भी पूरी तरह से न्यूट्रलाइज नहीं किया जा सका है, जबकि रशिया के पास यूक्रेन के मुकाबले कई गुना ज्यादा बेहतर फायर पावर मौजूद है। लेकिन लड़ाई के 3 साल बाद ही यूक्रेन अब भी फाइटर शॉर्टेज को लॉन्च कर रहा है, एयरवेज ऑपरेशन है और इंफ्रास्ट्रक्चर काफी हद तक इंटर कंडीशन में है। वहीं पर रशियन डिफेंस एनालिस्ट का कहना है कि इंडियन एयरफोर्स ने बार बार ये बात दिखाया है कि कैसे प्रिसाइज और क्विक स्ट्राइक से दुश्मन की एयरवेसेस को कुछ ही घंटों में डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इसका सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है इंडियन एयरफोर्स की सीड यानी कि सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस और डेड यानी कि डिस्ट्रक्शन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस डॉक्ट्रिन को। इंडियन एयरफोर्स के मिराज 2000, Su-30 MK और रफाल जैसे फाइटर जेट डीप स्ट्राइक मिशन के लिए तैयार होते हैं, जिसके साथ स्कैल्प, स्पाइस 2000 और ब्रह्मोस जैसे स्टैंड वेपन्स और उनके साथ बड़ी मात्रा में कैमिकेजी और फेक फाइटर ड्रोन्स को डिप्लॉय किया जाता है। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स की तरफ से रियल टाइम में आईएसआर सिस्टम और सैटेलाइट बेस्ड टारगेट एक्विजिशन सिस्टम का भी काफी हेवी इस्तेमाल किया जाता है, जो रशिया के करंट कैंपेन में काफी हद तक मिसिंग दिखाई पड़ रहा था। रशिया के डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि करंट फाइट में भारत की तरफ से एक कोऑर्डिनेटेड अटैक को लॉन्च किया गया था, जिसमें हाईटेक मुनिशन से लेकर चीप कैमिकेजी ड्रोन्स को एक साथ डिप्लॉय किया गया था और एक ही टाइम पर पाकिस्तान में मौजूद मल्टीपल एयरबेस और अलग अलग टारगेट को अटैक किया गया था, जिससे दुश्मन के पास रिस्पांस टाइम काफी हद तक कम हो गया था। कुल मिलाकर रशियन डिफेंस प्लानर के लिए एक वेकअप कॉल के साथ साथ रोड मैप भी बन चुका है। उनका कहना है कि मॉडर्न एयर वॉरफेयर सिर्फ फायर पावर या फिर एयरक्राफ्ट के नंबर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, बल्कि कोऑर्डिनेशन, स्पीड, प्रिसाइज और एरिया और इंफ्रास्ट्रक्चर सप्रेशन के ऊपर भी काफी हद तक फोकस होने वाला है और ये सभी चीज रशिया भारत से सीखने की कोशिश करने वाला है, जिसे शायद आगे चल के यूक्रेन के ऊपर इस्तेमाल करने की उम्मीद किया जा रहा है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।